देखिए न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली ये वो एनर्जी है जिसके कारण से प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में कंबाइन रहते हैं, बाउंडेड रहते हैं। आप खुद सोचिए कि एक छोटा सा न्यूक्लियस है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, तो इतने सारे प्रोटॉन कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं? इतने सारे प्रोटॉन एक छोटे से वॉल्यूम में कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं? जरूर उनके बीच में कोई फोर्स होगा, और उस फोर्स को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स कैसा है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। ये कैसा होता है? अट्रैक्टिव। लेकिन जब रेंज कम हो जाती है 10⁻⁻15 मीटर से, तब ये रिपल्सिव भी हो सकता है। अभी हम न्यूक्लियर फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, वो आगे के टॉपिक है। लेकिन किसी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन किस वजह से रह रहे हैं? न्यूक्लियर फोर्स की वजह से रह रहे हैं। अल्टीमेटली उस समय पर ये होता है कि जैसे हम लोग हीलियम न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो इसमें क्या चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस के बारे में सुनिए। चेंजेस ये होते हैं कि ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। ये वाला प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, और उस समय पर ये न्यूट्रॉन किसमें बदल गया? प्रोटॉन में। तो बार बार न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, ऐसी प्रोसेस चलती रहती है। और इसी प्रोसेस के कारण ये एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं? कंबाइन फॉर्म में रहते हैं। आपने ये देखा होगा कि हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, लेकिन बाकी ऐसा कोई भी एटम नहीं है जिसके न्यूक्लियस के अंदर अकेले प्रोटॉन हो। साथ में क्या होंगे? साथ में न्यूट्रॉन्स होंगे। तो वो न्यूट्रॉन्स क्यों है? कन्वर्जन के लिए। और इसी कन्वर्जन की वजह से ये आपस में कंबाइन रहते हैं, और इसी फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। और जिस एनर्जी के कारण ये बाइंड है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? उसको न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। अब ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहां से आती है? इसका सोर्स क्या है? इसके सोर्स के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था। एग्जांपल ये था कि सन के ऊपर एक रिएक्शन चल रही है, जिसमें दो ड्यूटेरियम कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं? एक हीलियम न्यूक्लियस को बनाते हैं। ड्यूटेरियम जिसके अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, ये इसका न्यूक्लियस है। इसका कितना मास होगा? अगर हम एक न्यूक्लियन का मास 1 यूनिट मानते हैं, तो इसमें कितने न्यूक्लियंस हैं? 2 न्यूक्लियंस है, तो कितना मास हुआ? 2 यूनिट। इसका मास कितना हुआ? 2 यूनिट। तो न्यूक्लियर रिएक्शन से पहले टोटल कितना मास है? 4 यूनिट मास है। अब रिएक्शन के बाद में ये वाला जो हीलियम है, हमारे अकॉर्डिंग थ्योरेटिकल मास इसका क्या होना चाहिए? 4 यूनिट, क्योंकि इसमें कितने न्यूक्लियंस हैं? 4 न्यूक्लियंस। 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन्स है, टोटल कितने न्यूक्लियन हुए? 4 न्यूक्लियन। तो इसका थ्योरेटिकल मास होना चाहिए था 4 यूनिट। और इस रिएक्शन में क्या रिलीज होती है? एनर्जी। और वही एनर्जी हम तक आ रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। सन पर ये रिएक्शन चल रही है। अभी ये पूरी रिएक्शन नहीं है, 4 स्टेप्स होते हैं इस रिएक्शन के भी। मैंने इसका छोटा सा ओवरव्यू दिया आपको भी। तो ये तो इसका थ्योरेटिकल मास है। लेकिन अगर इसको प्रैक्टिकली मेजर करके देखा जाए, प्रैक्टिकली मेजर करने के लिए एक डिवाइस होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक मेथड होता है, डिवाइस नहीं बोलेंगे, एक मेथड होता है जिसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रोग्राफी बोलते हैं। वो स्पेक्ट्रोग्राफी से जब इसका मास निकाला जाता है, तो इसका मास कितना मिलता है? 3.9 यूनिट। अब देखो रिएक्शन को बैलेंस करना है। ये हुआ 3.9 यूनिट। एनर्जी, एनर्जी कितने यूनिट मास की है? तो आंसर है 0.1 यूनिट मास। तो यहां पर आएगा 0.1 यूनिट। अब देखो दोनों तरफ के मासेस बराबर हो रहे हैं, क्या इक्वल हो रहे हैं? तो आपको इसमें ये नहीं बोलना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आपको बोलना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। ये मास है 4 यूनिट, मैं बोलूंगा ये भी मास है कितना? 4 यूनिट, क्योंकि मास को डिस्ट्रॉय करने से तो क्या प्रोड्यूस हुई है? एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। और ये 0.1 यूनिट क्या है? इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। ये मास डिफेक्ट कैसे कैलकुलेट किया गया? ये कौन सा मास है? रिएक्शन से पहले का या बाद का? बिफोर न्यूक्लियर रिएक्शन। और न्यूक्लियर रिएक्शन के ये बाद का मास है। दोनों को माइनस कर दो। दोनों को माइनस करने पर जो डिफरेंस आ रहा है, उसी को क्या बोला जाता है? उसी को मास डिफेक्ट बोला जाता है। तो मास डिफेक्ट क्या है? मास डिफेक्ट वो मास है जो डिस्ट्रॉय हो रहा है किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर। और यही वो मास डिफेक्ट है जो किसमें कन्वर्ट होता है? यही वो मास डिफेक्ट है जो किसमें कन्वर्ट होता है? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। और यही वो एनर्जी है जिसके कारण से न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियंस क्या रहेंगे? छोटे से वॉल्यूम के अंदर बाइंड रहेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे और स्टेबल रहेंगे। ओके। अच्छा, इसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, वो याद है? 3 पर्सन है, अलग अलग रह रहे हैं तीनों। तो उस एग्जांपल को दोबारा से समझिए। देखो 3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्या कर रखा है, तीनों ने अलग अलग रूम ले रखा है, और तीनों कितना रेंट भरते हैं टोटल? जब ये अलग अलग रहते हैं तो इनको टोटल रेंट कितना देना पड़ता है? 3000 देना पड़ता है। अब ये सोचते हैं कि इकट्ठे हो जाते हैं, किराया बचेगा। तो इन्होंने क्या किया, एक बड़ा मकान ले लिया और इसका किराया दे रहे हैं 2700, और तीनों इसके अंदर एडजस्ट हो गए।
अब कितना डिफरेंस आ रहा है, 300 रुपए बच रहे हैं, तो 300 का डिफरेंस आ रहा है। अब क्या हुआ, इनके बीच में लड़ाई होगी, इनको अलग होना है। अलग होने के लिए कितनी एनर्जी की नीड होगी, इनको 300 की जरूरत होगी। तो ये 300 ही वो एनर्जी है जिसकी वजह से ये क्या रहेंगे, जब तक इनको कोई 300 रुपए नहीं देगा तब तक ये तीनों क्या नहीं हो सकते, अलग अलग नहीं हो सकते। अभी ये कितना रेंट भर रहे हैं, 900 900 900। तो ये 300 ही बाइंडिंग एनर्जी है, इसी एनर्जी के कारण ये बाउंडेड है। और ये एनर्जी कहां से आई, ये मैंने आपको बताया, मास डिफेक्ट ही किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। सो दिस इज द मास डिफेक्ट एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अब मैं आपको इसकी कैलकुलेशन सिखाता हूं कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन कंबाइन होते हैं तो कितना मास डिस्ट्रॉय होता है। देखो अभी मैंने एक हीलियम का एग्जांपल दिया था आपको, देखिए हीलियम के एग्जांपल में अगर हम ये मानते हैं कि ये चारों न्यूक्लियन अलग अलग है, सेपरेट है, तो इन सबका अलग अलग मास कितना होगा। ये चारों न्यूक्लियन सेपरेट हैं, दूर दूर हैं ये सब, 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, तो टोटल इनका कितना मास है, टोटल इनका मास 4 यूनिट है। लेकिन जब ये कंबाइन फॉर्म में रहते हैं तो कुछ ना कुछ मास क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। ये वो मास है जो डिस्ट्रॉय हो रहा है, जिसको मैं ओवरलैप कर रहा हूँ। तो जब ये कंबाइन होंगे, कंबाइन होकर के कितना मास होता है, 3.9 यूनिट। तो न्यूक्लियन जब अलग रहते हैं आपको वो वाला मास कैलकुलेट करना है, फिर जब वो कंबाइन फॉर्म में रहते हैं वो मास कैलकुलेट करना है। दोनों को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, मास डिफेक्ट। दोनों को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, मास डिफेक्ट। तो ये तरीका रहेगा मास डिफेक्ट को कैलकुलेट करने का। अब एक एग्जांपल मैं आपको कराता हूँ ऑक्सीजन न्यूक्लियस का। ऑक्सीजन का मैं सॉल्व करता हूँ, नाइट्रोजन का आप सॉल्व करके बता देंगे। यहाँ लिखा हुआ है कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द ऑक्सीजन न्यूक्लियस, मास ऑफ द ऑक्सीजन एटम इज 15.99493। क्वेश्चन में गिवन है मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, एटम का मास गिवन है 15.4993, यही है क्या, 15.99493। दिस इज द मास ऑफ द ऑक्सीजन एटम। आपको इसकी बाइंडिंग एनर्जी बतानी है, आपको ये बताना है कि कितनी एनर्जी के कारण 16 न्यूक्लियॉन्स आपस में कंबाइन रहते हैं। देखो ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे, 16 होंगे क्या, 8 प्रोटॉन है 8 न्यूट्रॉन्स है, तो ये उसके न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। तो 16 न्यूक्लियॉन कितनी एनर्जी के कारण जुड़े रहेंगे वो आपको कैलकुलेट करना है। अभी इतनी छोटी कैलकुलेशन नहीं है, माइनस कर देंगे। देखो करना क्या है, सबसे पहले ये ऑक्सीजन एटम का मास दे रखा है, हमें एटम के मास की जरूरत नहीं है, हमें न्यूक्लियस का मास पता करना है। तो न्यूक्लियस का मास कैसे निकालेंगे, एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है क्या ऑक्सीजन एटम में, तो 8 इलेक्ट्रॉनों का मास इसमें से माइनस करना है। पहले तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, ये ऑक्सीजन एटम का मास है, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस। तो यहां लिखेंगे 15.99493, माइनस में लिखेंगे 8 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, यूनिट में बताना है, 0.0055 यूनिट, ये मास होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का। पहले लेक्चर में यही बताया था मैंने, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 15.99493 माइनस 0.00440, ये मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा। माइनस करो, माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 15.99053। दिस इज द मास ऑफ द ऑक्सीजन न्यूक्लियस। तो क्वेश्चन में पहले ध्यान से देख लेना कि एटम का मास दे रखा है, न्यूक्लियस का दे रखा है। अगर डायरेक्ट आपको ये दे रखा होता तो आपको माइनस करने की जरूरत नहीं थी 8 इलेक्ट्रॉनों का मास। अगर आपको क्वेश्चन में एटम का मास दे रखा है, जैसे मैं आपको नाइट्रोजन के एटम का मास दूंगा, तो उसमें से आप उसके न्यूक्लियस का मास कैसे बताओगे, कितने इलेक्ट्रॉनों का मास माइनस करोगे, नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन्स का मास उसमें से माइनस कर देंगे। तो एटम का दे रखा है या न्यूक्लियस का दे रखा है वो क्वेश्चन में देख लेना।
अच्छा ये आ गया न्यूक्लियस का मास, ये कौन सा मास है? तो आंसर है ये प्रैक्टिकल मास है, इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी से मेजर किया गया, ये प्रैक्टिकल मास है। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग न्यूक्लियस का मास क्या होना चाहिए। एक ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के अंदर 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, बताओ इसके न्यूक्लियस का मास क्या होगा? कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट करने का तरीका होगा 8 प्रोटॉन, प्रोटॉन के नंबर को किससे लिखते हैं? प्रोटॉन के नंबर को जेड से लिखा जाता है, और प्रोटॉन के मास को किससे लिखते हैं? मास ऑफ प्रोटॉन एमपी। तो क्या करेंगे, यहां पर मैं पहले लिखता हूं 8 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 8 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का मास क्या है? 1.00727 यूनिट। न्यूट्रॉन का मास क्या है? 1.00866 यूनिट। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? इसमें से कॉमन 8 आ रहा है, इनको ऐड कर देंगे 1.00727 प्लस 1.00866, इनको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 2.01593, 2.01593 ये मास आ जाएगा। इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 16.12744। ये कौन सा मास है? ये थ्योरेटिकल मास है या प्रैक्टिकल मास है? ये थ्योरेटिकल मास है ये वाला। ये तो हमने ऐसा सोचा कि इसके अंदर 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, तो शायद इसका मास ये होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल मास क्या आ रहा है? प्रैक्टिकल मास तो ये आ रहा है। अब मास डिफेक्ट कैसे निकालेंगे? थ्योरेटिकल मास में से क्या माइनस कर देंगे? प्रैक्टिकल मास को माइनस कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे मास डिफेक्ट को कैलकुलेट करते हैं। मास डिफेक्ट को किससे लिखा जाता है? डेल्टा एम से लिखा जाता है, और यहाँ पे लिखेंगे 16.12744 माइनस 15.99053। इसको माइनस करोगे आंसर आएगा 13691 यूनिट। सो दिस इज द मास डिफेक्ट, ये आ गया मास डिफेक्ट। अब आगे की कहानी सुनो। ये मैंने आपको बता दिया कि इतना मास डिस्ट्रॉय हो रहा है। जब कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंबाइन होंगे? जब 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन कंबाइन होते हैं तो उस समय पर इतना मास डिस्ट्रॉय होता है, और ये मास डिस्ट्रॉय होगा तो क्या क्रिएट होगी? एनर्जी। कौन सी एनर्जी? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियन आपस में जुड़े रहेंगे। अब एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे? क्या फॉर्मूला है? E इज इक्वल टू mc²। लेकिन उस फॉर्मूला से कैलकुलेशन काफी बड़ी पड़ेगी आपको। पहले तो आपको मास को किसमें लिखना पड़ेगा? किलोग्राम में। मल्टीप्लाई में करोगे 3 इंटू 10⁸ और उसका स्क्वायर करोगे, फिर सॉल्व करोगे, आंसर आएगा जूल में। लास्ट में फिर आप इसको किसमें कन्वर्ट करोगे? डिवाइड बाय ये करोगे, और किसमें कन्वर्ट करोगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये सारी कैलकुलेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। 1 यूनिट मास को डिस्ट्रॉय करने पर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? देखो क्या लिखा हुआ है। अच्छा, अब सिंपल सी कैलकुलेशन है। मैंने आपको बोला कि 1 यूनिट मास को डिस्ट्रॉय करने पर 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और अगर इतना मास डिस्ट्रॉय करेंगे तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी? 1 यूनिट डिस्ट्रॉय करने पर ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इतना मास डिस्ट्रॉय होने पर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी? क्या करना है? सिर्फ मल्टीप्लाई करना है आपको। तो आप यहाँ लिखोगे 0.13691 यूनिट मास डिस्ट्रॉय हो रहा है, सो 0.13691 इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 127.5 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है? ये ऑक्सीजन के न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी है, और बाइंडिंग एनर्जी को किससे लिखा जाता है? EB से लिखा जाता है। बाइंडिंग एनर्जी को किससे लिखेंगे? EB से। तो यही वो एनर्जी है जिसके कारण से 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में जुड़े रहते हैं। अगर आप इतनी एनर्जी दे दोगे तो वो सारे न्यूक्लियन से एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, और न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, स्प्लिट अप हो जाएगा। तो न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए ये एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ हमारा ऐसा बोलने का तरीका है कि इतनी एनर्जी देने से न्यूक्लियस टूट जाता है। अच्छा, ये तो बाइंडिंग एनर्जी आई पूरे न्यूक्लियस की। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे को सिर्फ एक न्यूक्लियन उसमें से निकालना है, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? सारे न्यूक्लियन नहीं तोड़ने हैं, सारे न्यूक्लियन अलग अलग नहीं करने हैं, सिर्फ एक न्यूट्रॉन को अलग करना है, डिवाइड बाय 16। और उस एनर्जी को क्या बोला जाता है? उस एनर्जी को बोला जाता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी
पर न्यूक्लियन, और इसको लिखा जाता है किससे, EBN से। टोटल एनर्जी कितनी है 127.5, और डिवाइड बाय क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 16 करोगे तो ये 7 पॉइंट समथिंग आएगा, या 8 पॉइंट आ रहा है, 7 पॉइंट आ रहा है, 7.96 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है, उसमें से एक न्यूट्रॉन बाहर निकालना है, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 7.96 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी देते ही एक न्यूट्रॉन बाहर आ जाएगा, कितने न्यूक्लियन रह जाएंगे, 15। फिर इतनी एनर्जी दे दोगे फिर क्या होगा, फिर एक न्यूक्लियन कम हो जाएगा, और अगर पूरे न्यूक्लियस को तोड़ना है तो ये एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये है बाइंडिंग एनर्जी, और ये क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। अब देखो ये सारी कैलकुलेशन काफी बड़ी हो चुकी है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको आसान बनाते हैं। आसान बनाने के लिए एक फॉर्मूला बताऊंगा, बस उस फॉर्मूला से आपको इसको कैलकुलेट करना है। ये तो आपको करना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। अगर एटम का मास दे रखा है और न्यूक्लियस का मास निकालना है, तो माइनस में क्या करना है, जितने भी उसमें इलेक्ट्रॉन है उसका मास उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इस कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं है। और ये वाला जो मास है ये प्रैक्टिकल मास है। प्रैक्टिकल मास को किससे लिखते हैं, कैपिटल M से लिखते हैं। सबसे पहले मास डिफेक्ट का फॉर्मूला बनाते हैं। मास डिफेक्ट को लिखेंगे डेल्टा M से। नहीं, अभी कुछ भी नहीं लिखना, जब लिखना होगा तब मैं आपको बता दूंगा। ये इलेक्ट्रॉन का मास है जो होता है ना 9.1 इंटू 10⁻⁻31, इसको हमने यूनिट में कन्वर्ट कर रखा है। एटॉमिक मास यूनिट सुना होगा कभी, केमिस्ट्री में सुना हुआ है। चलो कुछ तो पड़ा है। डेल्टा M, देखो क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, ये कैसे निकाला था हमने, थ्योरेटिकल मास कैसे कैलकुलेट किया था, ये लिखा था हमने यहाँ पे 8 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, और यहाँ लिखा था 8 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ पर ये 8 क्या है, तो आंसर है एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन का नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, तो इसको लिखेंगे Z से। Z के मल्टीप्लाई में क्या करना है, मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, A माइनस जेड। मास नंबर में से क्या माइनस कर देंगे, एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे। सो दिस इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A माइनस जेड, और इसके मल्टीप्लाई में क्या करना है, मास ऑफ न्यूट्रॉन करना है। तो ये कौन सा मास आ गया, ये आ गया थ्योरेटिकल मास। और इसमें से क्या करेंगे, इसमें से प्रैक्टिकल मास माइनस करेंगे। प्रैक्टिकल मास को माइनस करने को हम लोग किससे लिखेंगे, कैपिटल M से लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, मास डिफेक्ट का ये फॉर्मूला है। बस अभी इस फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे आप। इसके बाद में बाइंडिंग एनर्जी का क्या फॉर्मूला बनेगा, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, EB। यहां पर जितना भी मास डिफेक्ट आएगा, जितना भी मास डिफेक्ट आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 931.5 से मल्टीप्लाई करना है, और ये आंसर किस में आएगा, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो ये बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला है। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का क्या फॉर्मूला होगा, जितनी भी बाइंडिंग एनर्जी आएगी डिवाइड बाय आपने 16 किया था। 16 क्या होता है, मास नंबर या एटॉमिक नंबर, मास नंबर। तो आपको डिवाइड बाय क्या लिखना है, यहाँ पे डिवाइड बाय मास नंबर लिखना है। ये बन गया बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको नाइट्रोजन के न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी कैलकुलेट करना है। नाइट्रोजन का मास बताएं। हाँ, ये रफ में करना है अभी तक।